हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। अपनी सीरीज़ में हम 103 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। सीरीज़ 103 में हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2 मार्कर प्रश्न यानी 15 वर्ड्स के प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 50 वर्ड्स यानी 5 मार्कर प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट 7 डेज से कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। आप सभी को पता है कि लाइफ में जो है सिचुएशन ऐसी आती रहती है, अनकंडीशनल सिचुएशन कभी भी आ जाती है। तो ये तो लाइफ का पार्ट है, चलता रहता है, कभी भी आ जाता है। 7 दिन से कुछ पढ़ाई भी नहीं हुई है तो डिस्टर्ब काफ़ी हो गई थी मैं। ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम्स काफ़ी हो जाता है, सबके साथ चलता है। बट ठीक है, आरएस इतनी लंबी जर्नी है कि इतना पॉजिटिवनेस तो इंसान में ला ही देती है कि ठीक है, सब हो जाता है। तो अभी सबके साथ हो सकती है ऐसी सिचुएशन, मान लो कुछ भी हो सकता है लाइफ में। तो आपको बिल्कुल स्ट्रांग रहना है। डजेंट मैटर कि आपने 7 दिन से नहीं पढ़ा, 10 दिन से नहीं पढ़ा, लेकिन जिस दिन आपको टाइम मिलता है, जिस दिन आप वापस से बैक टू करते हैं, तो आपको वापस से वही रूटीन लाना होता है और वापस से आपको तैयारी करनी होती है उसी धार से, जिस रूटीन से, जिस रेगुलरिटी से आप तैयारी कर रहे होते हैं। और पिछला जो आपका छूट गया है उसको अपकमिंग डेज में आपको रिकवर करते हुए तैयारी करनी होती है। तो अब जैसे मैं भी वही कर रही हूँ कि 7 दिन से मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, तो मैं उसको रिकवर कर रही हूँ। पिछला जो जितना भी है उसको बार बार रिवाइज़ कर रही हूँ। प्लस में टारगेट्स जो है मैं डेली के टारगेट्स अपने सेट कर रही हूँ। तो आप भी वही अपनाइए, डेली के टारगेट सेट करिए। जिस दिन भी पढ़ाई नहीं होती है, 2-3 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जितने दिन भी आपकी पढ़ाई नहीं होती है, उसको आप उस टॉपिक को या फिर आपके जो टारगेट्स हैं उनको आप अपकमिंग डेज में कवर करते साथ साथ चले जाइए। ओके, तो बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, मेरा यही है, आपके यही एडवाइस रहेगी। क्योंकि लाइफ में मैंने यही सीखा है कि सिचुएशन सबके साथ होती है। मेरी सिचुएशन अलग है, आपके लोगों की सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। सिचुएशन से घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहते हुए आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि हाँ अरे यार मेरी तो तैयारी नहीं हुई, ये वो नहीं, यही तो लाइफ का पार्ट है। अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आते ही हैं, उनको फेस करना हमें आना चाहिए। क्योंकि ये एग्ज़ाम है, ये पेशेंस भी मांगती है, कंसिस्टेंसी भी मांगती है, साथ में आपकी पॉजिटिवनेस भी मांगती है। तो उसको बरकरार रखते हुए आपको तैयारी करनी है। तो आइए, टाइम बहुत वेस्ट हो गया है, वीडियो भी काफ़ी दिन से अपलोड नहीं हुआ है। तो आइए अब अपन क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं, वहीं पर अपन डिस्कस करते हैं आज के प्रश्नों और उत्तर को। आज का पहला प्रश्न है, डिज़ाइनर बेबी क्या होते हैं? डिज़ाइनर बेबी ये होता है कि वांछित लक्षणों गुणों से युक्त शिशु डिज़ाइनर बेबी कहलाता है। कोई भी वांछित लक्षण गुण से युक्त, यानी ऐसा बेबी जिसमें हम वांछित गुण चाहते हैं और वांछित लक्षण चाहते हैं कि हाँ मेरा बच्चा तो ऐसा होना चाहिए, तो वही क्या कहलाता है? डिज़ाइनर बेबी। यानी अपने बच्चे में वांछित गुणों या लक्षणों को पाना, ये क्या कहलाता है? डिज़ाइनर बेबी। ये अपना भी हो सकता है, किसी दूसरे का भी हो सकता है, लेकिन एक बच्चे में वांछित लक्षण और गुणों से युक्त पाना क्या कहलाता है? डिज़ाइनर बेबी। इसमें वांछित गुणों से युक्त व्यक्ति के शुक्राणु और दाता के अंडाणु को मिलाकर आईवीएफ तकनीक के माध्यम से माता के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। अब इस तकनीक में होगा क्या? कोई भी वांछित गुणों से युक्त व्यक्ति का शुक्राणु ले लेंगे और दाता के अंडाणु, दोनों को मिलाकर हम आईवीएफ टेक्निक के माध्यम से माता के गर्भाशय में प्रवेश करवाएंगे। टोटली क्या हो गया? यानी शुक्राणु और अंडाणु दोनों को इस तरह से मिलाएंगे कि दोनों हमें जो भी चाहिए, वांछित गुणों वाले जो भी चाहिए, दोनों के मिलाकर हम आईवीएफ टेक्निक का यूज़ करते हुए डिज़ाइनर बेबी तैयार करेंगे। तत्पश्चात माता में उपस्थित आनुवांशिक रोगों से शिशु का संरक्षण संभव हो जाता है। और उसी के बाद आनुवांशिक कोई भी रोग है, अगर मान लो कि कोई भी रोग है, तो वो उसको भी हटाते हुए, कोई भी विकार ना हो उसको हटाते हुए शिशु का संरक्षण भी यहाँ पर संभव हो जाता है। एक तरह से वांछित और हेल्दी बेबी हम इसके थ्रू पा सकते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक एक ये भी है कि व्यक्ति जो है इस डिज़ाइनर बेबी का मिसयूज़ कर सकता है। वांछित गुणों से युक्त अगर डिज़ाइनर बेबी बनने लग जाएंगे तो व्यक्ति मनचाहे जो है बच्चों का निर्माण कर लेंगे। तो एक कहीं ना कहीं असमानता उत्पन्न हो जाती है समाज में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसको लेकर, आप थोड़ा डिटेल से और पढ़ लीजिएगा। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, डीएनए अंगुल चिन्ह, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, इसकी उपयोगिता को लिखें। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग व्यक्ति की पहचान निर्धारण तकनीक डीएनए अंगुल चिन्ह कहलाती है। व्यक्ति की कोई भी पहचान हो गई तो उसके निर्धारण की तकनीक क्या कहलाती है? डीएनए अंगुल चिन्ह, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सहज और प्रामाणिकता से जीव की पहचान करना, आनुवांशिक रोगों के परीक्षण एवं उपचार आदि में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसमें क्या होता है
कि कोई भी मान लो कि सहज और प्रामाणिकता से जीव की पहचान, अगर मान लो हमें किसी की भी व्यक्ति की पहचान करनी है तो उसके लिए टेक्निक काम में ली जाती है। और आनुवांशिक रोग, कोई भी आनुवांशिक रोग है उसका परीक्षण करना हो या उसका उपचार करना हो, उसके लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो डीएनए अंगुल चिन्ह क्या हो गया, एक तरह से व्यक्ति की पहचान निर्धारण की तकनीक होती है ये। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, ट्रांसफैट क्या है और यह शरीर के लिए हानिकारक क्यों है। ट्रांसफैट क्या है और ये शरीर के लिए हानिकारक क्यों है। ट्रांसफैट द्रवित तेल के हाइड्रोजनीकरण से वसा का परिवर्तित ठोस रूप ट्रांसफैट कहलाता है। यह उत्पाद के स्वाद को बढ़ा देता है। इसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में किया जाता है। इसके अत्यधिक सेवन से हृदय संबंधी रोग, मधुमेह, अल्जाइमर, स्मरण शक्ति क्षरण आदि रोग हो जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये होता क्या है कि द्रवित जो तेल होता है उसके हाइड्रोजनीकरण से वसा का परिवर्तित ठोस रूप क्या कहलाता है, ट्रांसफैट। ये डेफिनेशन आप ध्यान में रखने का कि कोई भी द्रवित तेल होगा उसके हाइड्रोजनीकरण से वसा का परिवर्तित ठोस रूप क्या कहलाएगा, ट्रांसफैट। और यह उत्पाद के स्वाद को क्या करता है, बढ़ा देता है। इसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में किया जाता है और इसके अत्यधिक सेवन से बहुत सारी हृदय से संबंधित बीमारियां, मधुमेह, अल्जाइमर, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, अनेकों बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, फैटी, ओबेसिटी, बहुत सारी बीमारियां ट्रांसफैट से उत्पन्न हो जाती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम, सौर वायु क्या है। सौर वायु क्या है, ये पृथ्वी को कैसे प्रभावित करती है। सौर वायु क्या है, ये पृथ्वी को कैसे प्रभावित करती है। सौर वायु आयनित आवेशों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का एक प्रवाह होती है। एक तो आयनित आवेश होंगे सौर वायु में, इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, तो इनका एक प्रवाह बन जाता है जो सूर्य से बाहर की ओर 900 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान पर बहती है। अब ये आपको कुछ डेटा होते हैं जो रटने होते हैं, वैसे समझने की चीज़ होती है, लेकिन कुछ फिगर्स, कुछ फैक्ट्स अपन को याद करने होते हैं तो वो ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पर क्या है, सूर्य के बाहर की ओर 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस ताप पर बहती है, वही क्या कहलाती है, सौर वायु। इसके कारण क्या होता है, पृथ्वी का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित होता है जिससे टेली कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होती है। सौर वायु से क्या हो गया कि पृथ्वी का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित हो जाता है और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित हो गया तो उसका प्रभाव क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गया कि टेली कम्युनिकेशन होगी, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी, तो टेली कम्युनिकेशन संचार जो है वो संपन्न नहीं हो पाएगा। तो सौर वायु पृथ्वी को इस तरह से प्रभावित करती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम, विद्युत अपघटन के लिए क्या क्या आवश्यक अवयव है। विद्युत अपघटन के लिए क्या क्या आवश्यक अवयव है वो देख लेते हैं। विद्युत अपघट्य क्या होता है, ठीक है, वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, जैसे अम्ल हो गया, क्षारक हो गया, लवण हो गया। सबसे पहले विद्युत अपघटन के लिए 3 तत्व इंपॉर्टेंट है, विद्युत अपघट्य, विद्युत धारा और इलेक्ट्रोड। तो विद्युत अपघट्य अपने देख लिया है कि वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य, जैसे अम्ल हो गया, क्षारक हो गया, लवण हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा होता है कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, विद्युत धारा कहलाता है। कोई भी चालक हो गया तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या हो गया, किसी विद्युत अपघटन या गैल्वेनी सेल में उपस्थित धात्विक छड़, एक छड़ लगाई जाती है, मान लो कोई भी विद्युत अपघटन हो गया उसमें एक धात्विक छड़ लगाई जाएगी तो उस छड़ को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे, विद्युत अपघटन के या गैल्वेनिक सेल में। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, विद्युत अपघटन के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट है, मानसिक रोग क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। मानसिक रोग क्या होते हैं, मानसिक रोग एक मानसिक अवस्था होती है जिसका प्रभाव व्यवहार पर दिखाई देता है। ये रोग तनाव से होते हैं एवं व्यक्ति के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे डिस्लेक्सिया, ये याद करने से संबंधित रोग होता है, इसमें पढ़ने में कठिनाई होती है। मानसिक रोग क्या होता है, एक मानसिक अवस्था हो गई जिसमें क्या होता है व्यक्ति के व्यवहार पर हमें दिखाई देता है, उसका व्यवहार काफ़ी अलग दिखाई देता है और ये तनाव के कारण भी हो सकते हैं या फिर व्यक्ति की दिनचर्या के कारण भी हो सकते हैं, अत्यधिक स्ट्रेस लेने से, या व्यक्ति के सामाजिक विकास को प्रभावित भी करते हैं। अब डिस्लेक्सिया एक जो मानसिक रोग हो गया उसमें क्या होता है, इसमें याद संबंधित रोग, यानी व्यक्ति को कुछ याद नहीं रहता, पढ़ाई करने में कठिनाई होती है, बच्चों में काफ़ी देखने को मिलता है डिस्लेक्सिया। ओके, तारे ज़मीन पर मूवी में भी ये डिस्कस किया गया था, ये बीमारी डिस्लेक्सिया। इसके अलावा अल्जाइमर रोग हो गया, मस्तिष्क से संबंधित रोग हो गया हमारा, और थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, साइजोनिया ये हो गया। ठीक है, अल्जाइमर रोग हो गया, साइजोनिया हो गया, तो ये मस्तिष्क से संबंधित रोग है, इनको भी आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, डिस्लेक्सिया, अल्जाइमर और साइजोनेजिया। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, टेली चिकित्सा का महत्व समझाइए। टेली चिकित्सा का महत्व समझाइए।
यानी टेलीमेडिसिन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेलीमेडिसिन। मैं हमेशा कहती हूँ कि इंग्लिश वर्ड्स को भी आपको ध्यान रखना सही रहता है, उससे आपको रिकॉल करने में एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होती है। तो होगा। और आपकी प्री की तैयारी तो आई होप अच्छी चल रही होगी काफ़ी। तो प्री का तो आप फोकस मतलब 70% फोकस तो आपको प्री पे रखना है, साथ में 30% आप मेंस पे भी फोकस रखिए, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा मेंस का पढ़ते जाइए ताकि आपका लास्ट में बर्डन नहीं रहेगा। टेलीमेडिसिन, टेली चिकित्सा के अंतर्गत चिकित्सा कार्य एवं सुझाव फ़ोन, इंटरनेट आदि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। टेली चिकित्सा बोले तो यानी इंटरनेट के माध्यम से हम क्या करेंगे, चिकित्सा संबंधित कार्य करेंगे, जिसमें हम सुझाव भी लेंगे। फ़ोन, इंटरनेट आदि के माध्यम से यूज़ करते हुए हम चिकित्सा संबंधित कार्य करेंगे। यह आउटसोर्सिंग प्रक्रिया होती है जिसमें कम कीमत पर अधिक उत्तम व जल्दी कार्य संभव हो पाता है। ये आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया होती है, दूर बैठे हुए इसको हम कर पाते हैं, जिसमें कम कीमत पर क्या होता है, अधिक उत्तम और जल्दी कार्य हो पाता है। क्योंकि हम जाएंगे, पेशेंट को लेकर जाएंगे तो काफ़ी समय वेस्ट होगा, प्लस में उसकी जान भी जा सकती है। क्रिटिकल बीमारियों में ये काफ़ी लाभकारी होती है, साथ में सस्ता भी होता है, कन्वीनियंस का खर्चा बच जाता है। एक ही जगह पर रहकर आप आराम से डॉक्टर से कंसल्ट कर टेलीमेडिसिन की सुविधा ले सकते हैं। भारत के ग्रामीण अंचल में, दूर दराज के क्षेत्रों में यातायात के साधन नहीं होते, चिकित्सालय की कमी होती है, अच्छे डॉक्टर्स नहीं होते हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, तो वहाँ पर टेली चिकित्सा एक वरदान साबित हो सकती है। और कई बार क्या होता है कि इंडिया में ही डॉक्टर नहीं होते, तो हम फॉरेन में भी टेली मेडिसिन की हेल्प से व्यक्ति का इलाज करते हैं। काफ़ी केसेस आजकल न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं कि टेली मेडिसिन के थ्रू इस व्यक्ति की जान बचाई गई, वहाँ अमेरिका के डॉक्टर से कंसल्ट करके, और प्लस में उसकी पूरा हिस्ट्री और पूरा रिपोर्ट्स वगैरह भेज दी जाती है, और फिर उसकी कंसल्ट करके डॉक्टर उसको मेडिसिन जो भी उसका ट्रीटमेंट होता है वो सुझाता है, और उससे व्यक्ति की जान बच जाती है। तो टेली मेडिसिन तो एक वरदान साबित हुआ ही है डेफिनेटली। तो आज के प्रश्न इतने ही, नेक्स्ट सीरीज़ में हम और भी प्रश्नों को लेकर आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।